नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जरिए जजों का अपॉइंटमेंट कर रहा है और दूसरी तरफ उसने जिला अदालतों के जजों पर नकेल अपॉइंटमेंट के जरिए कैसे कर रहा था। हाई कोर्ट के फैसले ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस प्रकार से चैलेंज किया, पलटा, आपको दिखाएंगे। और आपको आज पता चलेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश की न्यायपालिका क्यों इतनी उलझी हुई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं ये बातें क्या कर रहा हूं, कि कॉलेजियम सिस्टम, जजों का अपॉइंटमेंट, किस हाई कोर्ट का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट को और लोअर कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर के थोड़ा मामला बड़ा उलझा हुआ सा लग रहा है। लेकिन चलिए आपको लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। थोड़ा सा रुकिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा खेल और कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है और क्या है इसके पीछे का असली माजरा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। भारतीय न्याय व्यवस्था जो उसकी नींव है, एक गहरा इस समय तनाव उभर कर आ गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच संवैधानिक अधिकारों की रस्साकसी न केवल न्यायिक स्वायत्तता को चुनौती दे रही है, बल्कि निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रही है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक स्पष्ट संदेश दिया, जहां उन्होंने कहा जिला अदालतों से दूर रहे सुप्रीम कोर्ट। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट संदेश था कि जिला अदालतों से दूर रहे सुप्रीम कोर्ट। यह बयान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी के माध्यम से आया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को उसके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों से वंचित क्यों किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि हाई कोर्ट को कमजोर करने के बजाय मजबूत किया जाए। यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। यह केवल एक भावुक अपील नहीं थी, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 227 सबसेक्शन 1 के तहत हाई कोर्ट की निचली न्यायपालिका पर पर्यवेक्षण की शक्ति को रेखांकित करने वाली एक मजबूत दलील थी। इस घटना ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के उस कोने को उजागर कर दिया जहां सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीकृत दृष्टि राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं से टकरा रही है, और यह टकराव दशकों पुरानी बहस को फिर से जीवंत कर रहा है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया भारत के न्याय व्यवस्था का वह मूलभूत तंत्र है जो न केवल न्यायाधीशों के चयन को निर्धारित करता है, बल्कि संपूर्ण प्रणाली को विश्वसनीयता को भी परिभाषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम पर आधारित है। यह सिस्टम 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में विकसित हुआ, जहां कोर्ट ने कार्यपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करते हुए जजों के चयन का अधिकार न्यायपालिका को सौंप दिया। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई को 4 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जबकि हाई कोर्ट के लिए संबंधित हाई कोर्ट के कॉलेजियम चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठ जज की सिफारिश से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पुष्टि की जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का दावा करती है, लेकिन आलोचकों के अनुसार यह अपारदर्शी और पक्षपाती हो चुकी है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति का मामला अलग है। अनुच्छेद 233 के तहत डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट की सलाह पर की जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 तरीकों से होती है। वरिष्ठ पहला होता है, देखिए जो लोअर कोर्ट में होता है, उसमें पहला है वरिष्ठता देखा जाता है, उसके आधार पर उसका प्रमोशन किया जाता है। दूसरा सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है, और तीसरा सीमित जो है विभागीय प्रतियोगी परीक्षा होती है, जिसे एलडीसीई कहते हैं। ये 3 तरीका होता है जिसके जरिए भर्ती की जाती है। अब समझिएगा, भर्ती का जो तीनों तरीका है वो आजमाया जाता है किस प्रकार प्रोपोर्शनेट में, वो समझिए। 2002 में
सुप्रीम कोर्ट ने इसका अनुपात 50-25-25 यानी कि 50% प्रमोशन के जरिए होगा, 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए होगा और 25% जो होगा वो एलडीसी की प्रतियोगी परीक्षा के दौरान तहत होगा। अब ये मामला 2010 में क्या हुआ, इसको बदल करके 65, 25 और 10 कर दिया गया, जहां मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती 65%, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा जो है इसमें आपको बता दें कि वरिष्ठता के प्रमोशन के आधार पर 65% किया गया और सीधी भर्ती के आधार पर यहां पर किया गया 25% और 10% हो गया यहां पर जो प्रतियोगी परीक्षा से आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे बदल दिया, फिर इसको 50-25-25 पर वापस कर दिया। यह बदलाव न केवल आंकड़ों का खेल था बल्कि हाई कोर्ट की स्वायत्तता पर सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते हस्तक्षेप का संकेत था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ताजा बयान इसी प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है AIJS को अवधारणा पर विचार करते हुए एक रूप दिशा निर्देश की बात की, जिसमें हाई कोर्ट के राज्य विशिष्ट परिस्थितियों के खिलाफ माना इस टकराव की जड़ें गहरी हैं। सुप्रीम कोर्ट का दावा है कि उसका उद्देश्य हाई कोर्ट्स को कमजोर करना नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जजों की प्रोन्नति के लिए सामान्य दिशा निर्देश तैयार करना है। संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया कि AIJS की अवधारणा अभी विचाराधीन है। हमारा उद्देश्य हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करना नहीं बल्कि प्रोन्नति के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश बनाने का प्रयास है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रतिनिधि द्विवेदी ने अस्वीकार करते हुए कहा कि सेवा नियम प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होते हैं और इन्हें तय करने का अधिकार संबंधित हाईकोर्ट को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब किसी हाई कोर्ट के अधीन न्यायिक व्यवस्था पतन के कगार पर हो। यह दलील संविधान की संघीय भावना को रेखांकित करती है। यहां न्यायपालिका में राज्य स्तर की विविधता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए कॉलेजियम सिस्टम का विवादास्पद प्रकृति को भी देखना जरूरी है। यह सिस्टम कार्यपालिका के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाव का माध्यम था, लेकिन समय के साथ यह खुद एक बंद कमरे की प्रक्रिया बन गया। 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह न्यायिक प्राथमिकता को प्रभावित कर सकता था। लेकिन NJSC के खारिज होने के बाद कॉलेजियम पर पारदर्शिता की मांग और तेज हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस नागरत्ना का हालिया असहमति ने कॉलेजियम की गोपनीयता की दीवार में दरार डाल दी। इसमें जजों की सिफारिशों पर चर्चा के बिना निर्णय लेने की प्रवृत्ति उजागर हुई। इसी तरह BBC की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम जजों के चयन में सहकर्मियों की प्रणाली पर आधारित है, लेकिन यह नेपोटिज्म और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देता है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यह समस्या और जटिल हो जाती है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजों की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देश जैसे न्यूनतम अंक, साक्षात्कार का वेटेज या आरक्षण नीतियां अक्सर विवाद का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए 9 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश के भी बनाम दीपा मामले में अनुच्छेद 233 की व्याख्या की, जिसमें सेवा जजों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पात्र ठहराया गया। यह फैसला हाई कोर्ट की पारंपरिक भूमिका को प्रभावित करता है क्योंकि अब प्रोन्नति और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बीच की रेखा धुंधली हो गई। प्राइम लीगल ब्लॉक के अनुसार यह व्याख्या सेवा जजों को अतिरिक्त अवसर देती है, लेकिन इससे हाई कोर्ट की चयन प्रक्रिया में असंगति पैदा हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख था इस संदर्भ में ही और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और जहां न्याय का भारी भार है, वह डिस्ट्रिक्ट जजों की कमी लंबे समय से जूझ रहा है। हाईकोर्ट का तर्क है कि स्थानीय परिस्थितियां जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भाषा के बाधा, सामाजिक संरचना और केस लोड को ध्यान में रखते हुए बिना केंद्रीकृत नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं। द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, जो दर्शाता है कि यह पहली बार नहीं है जब हाई कोर्ट ने अपनी स्वायत्तता की रक्षा की है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंद्र आचार्य ने कहा कि वर्तमान प्रणाली उन्हें राज्य के सुचारू रूप से काम कर रही है और नया कोटा अनावश्यक है। केरल, बिहार और दिल्ली हाई कोर्ट के प्रतिनिधियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावित बदलाव का विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नया नहीं है। 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर अपॉइंटी डिस्ट्रिक्ट जजों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के सिद्धांत पत्र अंतिम रूप दिया था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारा क्षेत्र बताते हुए अस्वीकार कर दिया। यह टकराव 2025 में फिर उभरा जब ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन 29 अक्टूबर की सुनवाई में कोई टिप्पणी नहीं की। हम कुछ सामान्य दिशा निर्देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कह दिया, लेकिन हाई कोर्ट को यह संकेत दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्रीकरण दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। लॉ चक्र की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआईजेएस सभी जो अभी विचाराधीन है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट में चिंता जो उनकी बढ़ रही है, हाई कोर्ट में इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने के तथ्यों की बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया गोपनीय रहती है। शंकर आईएएस पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी में स्पष्टता की कमी है, जिससे विलंब होता है। 2023 तक हाई कोर्ट में 30% पद खाली थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह संख्या 40% से अधिक थी। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जैसे 2018 में एक फैसले में जहां कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को वापस भेजा, दर्शाता है कि निचले स्तर पर भी नियंत्रण चाहता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध 28 मार्च 2018 के फैसले में कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को अस्वीकार करते हुए मेरिट पर पुनर्विचार का आदेश दे दिया है। पैटर्न साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या को सर्वोपरि मानता है, जो संघीय ढांचे को कमजोर करता है। हाई कोर्ट की ओर से प्रतिक्रिया भी कमजोर नहीं रही। लेटेस्ट लॉज की 2025 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेड्स ऑफ अप्रोच अपनाने की मांग की, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायिक पालिका के प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का आह्वान है। ये केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट तक सीमित नहीं है, अन्य हाई कोर्ट्स भी इस पर रुख कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप 24 लाख की 2025 की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट के विवेक को पुनः स्थापित किया, लेकिन साथ ही सम्मान कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा समान विकास के लिए दिशा निर्देश भी मांगे। यह दोहरी नीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। एक और स्वायत्तता का सम्मान, दूसरी ओर केंद्रीकृत नियंत्रण। जजों को नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी इस विवाद की ओर और गहरा देता है। आईजेएलएमएच की एक स्टडी के अनुसार कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना असंगठित चयन और जवाबदेही की कमी पर केंद्रित है। वीआईआरटीयूओसी की लीगल की रिपोर्ट माने 2025 की एडवोकेट आशीष गोयल ने कहा कि सिस्टम जो है न्यायिक स्वतंत्रता का उपकरण होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में न्यायिक स्वेच्छाचार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट बनाम हाई कोर्ट्स का टकराव इसी से उपजा है और सुप्रीम कोर्ट ऊपरी स्तर पर कॉलेजियम को मजबूत कर रखता है, लेकिन निचले स्तर पर हाई कोर्ट को निर्देश देता है। आईक्यूपी की 2025 की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि सीजीआई को 4 वरिष्ठ जजों में से परामर्श करना पड़ता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यह प्रक्रिया हाई कोर्ट पर निर्भर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट अक्सर चुनौती देता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जजों का चयन प्रक्रिया में आरक्षण और विविधता का मुद्दा भी बढ़ता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में SC/ST उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक की छूट दी है, लेकिन हाई कोर्ट का कहना है कि स्थानीय संदर्भ में बिना ये लागू नहीं किया जा सकता है और ना होना चाहिए। 2025 में भी केवी मामले में भी ऐसा हुआ, रजनीश केवी के मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेवा जजों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पात्र बनाया, जो अनुच्छेद 233 की नई व्याख्या है। इससे हाई कोर्ट की प्रोन्नति प्रतिक्रिया प्रभावित होती, क्योंकि अब मौजूदा जज डायरेक्ट कोटे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बदलाव सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय की सोच को दर्शाता है, जो राज्य स्तरीय जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। अब इस विधा साहब अगर बात करें तो आप यहां केंद्रीय की जहां पर अपनी बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से हाई कोर्ट को दरकिनार करके अपने फैसले को थोपता है, लेकिन जहां अगर वहीं राज्य सरकारों की बात आती है, ईडी और सीबीआई की बात आती है, तो साहब ईडी सीबीआई के मामले में अगर ईडी सीबीआई राज्य के मामले में दखलंदाजी करती है या राज्य के उसमें जांच करती है। हालिया में एक जो है 1000 करोड़ का एक घोटाला था तमिलनाडु में, एक लिक्वर केस का, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि भाई ये तो अतिक्रमण होगा उनकी शक्तियों पर, और विधायिका जो सिस्टम चला रहा है उस सिस्टम को लेकर के अगर ईडी आकर के छापे मारेगी सरकार पे, मतलब राज्य सरकार पर, उसके एजेंसियों पर, तो ये गलत है। लेकिन यही देखिए अपने अपने पर आती है, तो अपने पर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट
अपनी पावर को जहां हाईकोर्ट को दिए गए, हाईकोर्ट करेगा आगे का चुनाव, जो भी चीजें आएंगी तो हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट के जो फैसले हैं उनके जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर के किस प्रकार से अपने पाले में पूरी तरह से रखता है। और हाई कोर्ट अब इसी पर मोर्चा खोल दिया देश भर के हाई कोर्टों ने। आप सभी से अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बड़ा मामला है, कॉलेजियम देश के न्यायपालिका अगर सुधर गई तो देश का जीडीपी, देश का विकास, देश का जो डेवलप देश की मोहर लगना हो सकता है 2047 से पहले ही लग जाए, अगर भारत की न्यायपालिका सही से काम करने लगे। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।